नमस्कार और स्वागत है। आज मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 है और हम आज कुछ बेहद जरूरी विषयों पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास देखिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पर जानकारी है। जी। फिर भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, उसकी क्या रणनीति है। बाघों की संरक्षण स्थिति पर भी एक अहम रिपोर्ट आई है। हाँ, वो IUCN वाली। बिल्कुल। और भारत की आबादी से जुड़े ताजा आंकड़े भी हैं। साथ ही PM गति शक्ति और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इन सब स्रोतों से महत्वपूर्ण बातें निकालना शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है उसे सरल भाषा में समझें। हम देखेंगे कि साल का अर्थशास्त्र नोबेल क्यों खास है, भारत अपनी जो विशाल समुद्री क्षमता है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है, बाघों को लेकर नई चिंताएं क्या है और भारत की जनसंख्या के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। अच्छा। और हाँ, साथ ही PM गति शक्ति जैसे बड़ी पहलों और दुनिया में जो कुछ हलचल हो रही है उसके मायने भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? अर्थव्यवस्था? हाँ, अर्थव्यवस्था और नई खोजों से शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था और नवाचार, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। चलिए, तो सबसे पहले बात अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 की। ये मिला है जोएल मोक्वेर, फिलिप एगियान और पीटर हॉविट को। जी। और खास बात यह है कि ये पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए दिया गया है। मतलब ये समझने के लिए कि नई खोजें, नई तकनीकें, ये सब अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही, और ये आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हाँ। और देखिए ये पुरस्कार 2 हिस्सों में बटा है। आधा हिस्सा जोएल मोक्योर को मिला है। अच्छा। उनका काम इस पर है कि तकनीकी प्रगति से लगातार आर्थिक विकास कैसे होता है और उसके लिए क्या जरूरी शर्तें हैं। मोक्योर ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वैज्ञानिक खोजें और उनका जो व्यावहारिक इस्तेमाल है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ओके। उन्होंने कुछ मुख्य कारक भी बताए जो लगातार विकास के लिए जरूरी हैं। पहला, कि उपयोगी ज्ञान का लगातार प्रवाह बना रहे, मतलब नई चीजें क्यों काम करती हैं और उन्हें कैसे किया जाए इसका पता चलता रहे। दूसरा, उस ज्ञान को बाजार में लाने लायक बनाना, मतलब आइडियाज को प्रोडक्ट्स में बदलना। और तीसरा, समाज का, मतलब बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होना। अच्छा। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। जी हाँ, ये तीनों मिलकर ही सतत विकास संभव बनाती हैं। और बाकी आधा पुरस्कार वो फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को। हाँ, वो संयुक्त रूप से मिला है सृजनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर काम करने के लिए। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये क्या है? हाँ, उन्होंने बाकायदा इसका गणितीय मॉडल बनाकर समझाया कि कैसे ये प्रक्रिया सतत विकास लाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, सृजनात्मक विनाश। हाँ, विनाश शब्द थोड़ा, लेकिन इसका मतलब सीधा है। जब बाजार में कोई नई बेहतर तकनीक या उत्पाद आता है तो वो पुरानी तकनीक या उत्पाद को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छा। पुरानी कंपनियां या तो बदल जाती हैं या फिर बाजार से बाहर हो जाती हैं। ये सृजनात्मक इसलिए है क्योंकि ये नए आविष्कार पर आधारित है, और विनाशकारी क्योंकि पुराना अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे स्मार्टफोन ने पुराने फीचर फोन को बदल दिया। बिल्कुल सही उदाहरण, वही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। वाकई ये सिद्धांत हमें समझने में मदद करते हैं कि पिछले 200 सालों में दुनिया भर में इतनी जबरदस्त आर्थिक तरक्की कैसे हुई, भले ही इस प्रोसेस में कुछ चीजें पीछे छूट गईं। बिल्कुल। चलिए, अब भारत की एक बड़ी महत्वाकांक्षा पर आते हैं, ब्लू इकोनॉमी। नीति आयोग ने हाल ही में गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के उपयोग पर एक रणनीति रिपोर्ट जारी की है। जी, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। हाँ, और भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक $100 अरब की ब्लू इकोनॉमी बनाने का है। ये कितना संभव लगता है? देखिए, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है और इसमें कोई शक नहीं कि क्षमता भी बहुत है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की कुल क्षमता, मतलब पोटेंशियल, लगभग 7.16 मिलियन टन है। लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, खासकर गहरे समुद्र में। तो चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचा और तकनीक, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की कमी। हमारे सिर्फ 90% फिशिंग हार्बर ही बड़े जहाजों को संभालने लायक हैं। अच्छा, सिर्फ 90%? हाँ, और गहरे समुद्र में मछली पकड़ना तकनीकी रूप से भी मुश्किल है। दूसरी बड़ी समस्या है नियमों की कमी। भारत का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन,
यानी वो समुद्री इलाका जहां संसाधनों पर हमारा विशेष अधिकार है, वहां मछली पकड़ने के नियम साफ नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित यानी IUU, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग की समस्या बढ़ रही है। ओके, ये IUU फिशिंग एक बड़ी दिक्कत है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ योजनाएं हैं? हाँ, एक बड़ी पहल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। PMMSY, हाँ सुना है। ये 2020 से 2025 तक मतलब 5 साल की योजना है और इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। इसके तहत जो पारंपरिक मछुआरे हैं उन्हें गहरे समुद्र में जाने वाले जहाज खरीदने या अपग्रेड करने के लिए 60% तक की वित्तीय मदद दी जाती है। 60% तक? ये तो काफी है। जी, और भी योजनाएं हैं जैसे FIDF यानी मत्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष और राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 भी है। लेकिन PMMSY सबसे अहम है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? मतलब आगे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि नीतियों में बदलाव जरूरी है। मछली पकड़ने वाले जहाजों के बेड़े को आधुनिक बनाना होगा और एक अहम सुझाव ये भी है कि धीरे धीरे सभी तरह की सब्सिडी को खत्म किया जाना चाहिए। सब्सिडी खत्म क्यों? ताकि बाजार ज्यादा कुशल हो सके और संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल हो। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत के समुद्री संसाधनों के सस्टेनेबल यूज और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गया। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर। खुदरा महंगाई दर मतलब रिटेल इन्फ्लेशन, जो हम CPI से मापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जून 2017 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ये तो अच्छी खबर लगती है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो अच्छी खबर है। ये गिरावट मुख्य रूप से पिछले साल के ऊंचे बेस इफेक्ट और खाने पीने की चीजों की कीमत कम होने की वजह से है। लेकिन कोई लेकिन है इसमें? हाँ, इसमें एक पेच है। कोर मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब? जिसमें खाने पीने की चीजों और एनर्जी की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता। वो सोने चांदी की कीमतें बढ़ने की वजह से पिछले 2 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। ओह, तो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन कम है पर कोर इन्फ्लेशन ज्यादा है। तस्वीर मिली-जुली है। बिल्कुल मिली-जुली तस्वीर है। अच्छा, ये CPI आंकड़े कौन जारी करता है और RBI ने महंगाई के लिए क्या सीमा तय की हुई है, ये भी बता दीजिए। CPI के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब MOSPI जारी करता है और RBI ने महंगाई दर के लिए 4% का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है। मतलब 2 से 6% के बीच? जी हाँ, 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। ये रेंज UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब RBI सिर्फ महंगाई पर ही नजर नहीं रख रहा, आजकल वो वित्तीय क्षेत्र में नई तकनीकें भी ला रहा है। कुछ नई पहलें हुई हैं क्या? जी हाँ, RBI डिजिटल फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है और एक महत्वपूर्ण पहल है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI। ULI ये क्या चीज है? इसे एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए, DPI। ये अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके लोन देने वालों जैसे बैंक या NBFCs को देगा। किस लिए? ताकि वो लोन लेने वाले की चुकाने की क्षमता का बेहतर अंदाजा लगा सकें। इससे लोन मिलना ज्यादा आसान और पारदर्शी हो सकता है। अच्छा, मतलब क्रेडिट असेसमेंट बेहतर होगा। बिल्कुल, और ऋण वितरण ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनेगा। और क्या है? इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, जो RBI की अपनी डिजिटल मुद्रा है। हाँ, ई-रूपी। जी, ई-रूपी, उसके रिटेल इस्तेमाल को लेकर फिनटेक कंपनियों के लिए एक सैंडबॉक्स बनाया गया है। सैंडबॉक्स मतलब? टेस्टिंग के लिए? हाँ, एक तरह का परीक्षण मंच जहां वो CBDC से जुड़े नए तकनीकी समाधान विकसित कर सकें, टेस्ट कर सकें। CBDC भी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी फियाट मुद्रा का डिजिटल रूप है, ये याद रखना जरूरी है। और साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CDs के टोकनाइजेशन का भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। टोकनाइजेशन मतलब जैसे क्रिप्टो टोकन होते हैं? कुछ वैसा ही, पर यहाँ ये रेगुलेटेड है। टोकनाइजेशन का मतलब है किसी वास्तविक संपत्ति जैसे यहाँ CD का एक डिजिटल टोकन बनाकर उसे ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर स्टोर करना। CDs बैंकों द्वारा जारी नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी अधिकतम 1 साल होती है। इससे क्या फायदा होगा? इससे लेन देन तेज होगा, सेटलमेंट जल्दी होगा, लिक्विडिटी बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये CDs और टोकनाइजेशन दोनों ही UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। काफी कुछ चल रहा है RBI में। अच्छा, एक और योजना है
विश्वास योजना, ये ईपीएफ से जुड़ी है। हाँ, इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने मंजूरी दी है। ये सीबीटी एक त्रिपक्षीय बोर्ड है, ये जानना जरूरी है। इसमें सरकार, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, तो ये विश्वास योजना है क्या? विश्वास योजना का मकसद है मुकदमों को कम करना। कई बार ऐसा होता था कि अगर कंपनियां पीएफ का पैसा जमा करने में देर कर देती थीं, तो उन पर बहुत ज्यादा जुर्माना मतलब डैमेजेस लग जाता था। इससे बहुत मुकदमेबाजी होती थी। ये योजना कंपनियों को कम जुर्माना भरकर मामला निपटाने का एक मौका देती है, खासकर उन मामलों में जहां देरी से जमा पर बहुत ज्यादा दंड लगा था। अच्छा, ये एक तरह की सेटलमेंट स्कीम है। हाँ, कह सकते हैं। ये फिलहाल 6 महीने के लिए लागू रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर और 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और संरक्षण, एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन। चलिए अब अर्थव्यवस्था से हटकर पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ बाघों को लेकर एक चिंताजनक खबर है। जी। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने पहली बार बाघों के लिए ग्रीन स्टेटस और स्पीशीज आंकलन जारी किया है, और इसमें बाघों को क्रिटिकली डिप्लीटेड यानी गंभीर रूप से कम हो चुकी प्रजाति बताया गया है। ये तो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, ये बहुत चिंताजनक है। और ये ग्रीन स्टेटस आकलन, ये IUCN की जो जानी मानी रेड लिस्ट है उससे थोड़ा अलग है। हाँ, कैसे? देखिए, रेड लिस्ट बताती है कि किसी प्रजाति पर विलुप्त होने का कितना खतरा है, जैसे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह। जबकि ग्रीन स्टेटस ये देखता है कि कोई प्रजाति अपनी पुरानी मतलब ऐतिहासिक स्थिति से कितनी दूर है, उसकी रिकवरी कितनी हुई है, और संरक्षण के जो प्रयास हो रहे हैं उनका असर क्या पड़ रहा है। अच्छा, ये रिकवरी पर फोकस करता है। जी, और इसमें श्रेणियां हैं, जैसे लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड और फुली रिकवर्ड। बाघों को क्रिटिकली डिप्लीटेड में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ ठीक से? इसका मतलब है कि बाघ अपने ऐतिहासिक रेंज यानी जहां जहां वो पहले पाए जाते थे उसके मुकाबले अब बहुत ही कम रह गए हैं। उनके सामने गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरे हैं, जैसे उनके रहने की जगह का खत्म होना, शिकार के लिए जानवरों की कमी, अवैध शिकार, और कई इलाकों से तो वो पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। कितने क्षेत्रों से विलुप्त हो गए? जिन 24 क्षेत्रों का आकलन हुआ उनमें से 9 में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं, और जहां वो मौजूद हैं भी वहां भी संकटग्रस्त हैं, थ्रेटेंड हैं। उनकी वर्तमान अनुमानित वयस्क संख्या सिर्फ 2608 से 3905 के बीच है। ओह, ये आंकड़ा तो वाकई कम है। हाँ, लेकिन इसमें एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण भी है। क्या? रिपोर्ट ये भी मानती है कि संरक्षण के जो प्रयास हुए हैं उनका प्रभाव उच्च रहा है, और बाघों की आबादी में सुधार की क्षमता मध्यम है। मतलब अगर कोशिशें सही दिशा में जारी रहीं तो स्थिति सुधर सकती है। तो प्रयास काम कर रहे हैं, पर अभी काफी कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, और भारत के लिए ये खास तौर पर अहम है, क्योंकि दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ यहीं हैं। 75%? जी हाँ, और हमारे यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I और साइट्स के परिशिष्ट I के तहत उन्हें सर्वोच्च सुरक्षा मिली हुई है। IUCN रेड लिस्ट में वो एंडेंजर्ड हैं। ये सारे फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये ग्रीन स्टेटस कैसे काम करता है? कोई स्कोर वगैरह होता है? हाँ, इसे 2012 में शुरू किया गया था। ये एक ग्रीन स्कोर देता है 0 से 100% तक। ये स्कोर बताता है कि प्रजाति पूर्ण पुनरावृत्ति के कितने करीब है। फुली रिकवर्ड का मतलब है कि प्रजाति अपने ऐतिहासिक पर्यावरण के सभी भागों में मौजूद है, उसकी आबादी ठीक ठाक है और वो अपने इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभा रही है। समझ गया। अब पर्यावरण से जुड़ी एक और चेतावनी वाली खबर है। गर्म पानी के प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ्स। हाँ, वार्म वाटर कोरल रीफ्स। कहा जा रहा है कि वो अपने थर्मल टिपिंग पॉइंट को पार कर चुकी हैं, जिससे उनमें अपरिवर्तनीय क्षति होगी। ये टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। IPCC के अनुसार ये किसी सिस्टम में वो महत्वपूर्ण सीमा होती है जिसे पार करने पर सिस्टम की स्थिति में अचानक बड़ा और अक्सर अपरिवर्तनीय बदलाव आ जाता है। मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा? हाँ, एक तरह से उसे वापस पुरानी स्थिति में लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
गर्म पानी के कोरल रीफ्स के मामले में समुद्र का तापमान इतना बढ़ चुका है कि उनमें जो ब्लीचिंग हो रही है और जो क्षति हो रही है वो अब शायद परमानेंट हो गई है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ कोरल रीफ्स की बात नहीं है। बिल्कुल, चिंता की बात यह है कि पृथ्वी के कई और महत्वपूर्ण सिस्टम भी ऐसे ही टिपिंग पॉइंट्स के करीब हो सकते हैं, जैसे अमेज़न वर्षावन, अटलांटिक महासागर की धाराएं जिन्हें एमओसी कहते हैं, सब पोलर गायर एसपीजी, जमीन के नीचे हमेशा जमी रहने वाली परमाफ्रॉस्ट, पहाड़ों के ग्लेशियर्स, ये सब। बाप रे, और ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है। ये टिपिंग पॉइंट्स आपस में जुड़े हो सकते हैं, जिससे एक का पार होना दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है, जो पूरी पृथ्वी की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अब विज्ञान के क्षेत्र से खबर। वैज्ञानिकों ने कॉफी रिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करके रोडामाइन बी जैसे जहरीले रसायन का पता लगाने का एक नया प्रभावी तरीका खोजा है। ये कॉफी रिंग इफेक्ट क्या है, सुना नहीं कभी? आपने देखा होगा जब कॉफी की बूंद सूखती है तो उसके किनारों पर एक गहरा निशान, एक रिंग बन जाती है। हाँ, देखा है। बस वही है कॉफी रिंग इफेक्ट। होता यह है कि जब बूंद वाष्पित होती है तो उसके अंदर का लिक्विड किनारों की तरफ बहता है और अपने साथ घुले हुए कणों को भी किनारे पर जमा कर देता है। अच्छा। वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत और नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके रोडामाइन बी जैसे अणुओं का पता लगाने का एक बहुत संवेदनशील तरीका विकसित किया है। और ये रोडामाइन बी क्या चीज है, ये इतना खतरनाक है? रोडामाइन बी एक पानी में घुलनशील चमकीली गुलाबी सिंथेटिक डाई है। ये कपड़ा, कागज, चमड़ा उद्योग में और वैज्ञानिक रिसर्च में इस्तेमाल होती है। ओके। लेकिन हाँ, ये विषाक्त है, त्वचा, आंखें, श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक है और माना जाता है कि ये कैंसरकारी भी हो सकती है। ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है, इसीलिए खाद्य पदार्थों और कॉस्मेटिक उत्पादों में इसका उपयोग प्रतिबंधित है। अच्छा, तो इसका आसानी से पता लगा पाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसलिए ये नई विधि काफी महत्वपूर्ण है। ये रोडामाइन बी का फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शासन, अवसंरचना और सांख्यिकी, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये भारत के नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस रिपोर्ट 2023 से आए हैं। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक यानी आरजीआई जारी करते हैं। जी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, ये आंकड़े हमें देश की जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफिक्स की एक तस्वीर देते हैं। बिल्कुल, और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण रुझान दिख रहे हैं। सबसे पहले जन्म के समय लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ, एसआरबी। हाँ, यानी प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं। ये आंकड़ा 2023 के लिए 928 है, अगर सिक्किम को छोड़ दें तो। 928, ये अच्छा है या बुरा? ये पिछले कुछ सालों से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी आदर्श स्थिति से दूर है। कुछ राज्यों में स्थिति काफी बेहतर है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये 1085 है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ राज्यों में चिंताजनक है, जैसे झारखंड में सिर्फ 899। ये अंतर बहुत ज्यादा है। ये एसआरबी का आंकड़ा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या मुख्य बातें हैं इस रिपोर्ट में? जन्म और मृत्यु पंजीकरण का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। जन्म पंजीकरण 98.4% और मृत्यु पंजीकरण 97.2% तक पहुंच गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें सटीक आंकड़े मिलते हैं योजना बनाने के लिए। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। और ये भी पता चला है कि ज्यादातर जन्म और मृत्यु अब अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थानों में हो रहे हैं। संस्थागत मृत्यु 74.7% और जन्म 24%, सिक्किम को छोड़कर। क्या कोई चिंताजनक बात भी सामने आई है इस रिपोर्ट में? हाँ, एक चिंता की बात है शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। ओह, ये क्यों हुआ होगा? इसके कारणों की गहराई से जांच करनी होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी। एक और ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषों का जन्म और मृत्यु पंजीकरण महिलाओं की तुलना में ज्यादा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं, जिन पर और रिसर्च की जरूरत है। ये सीआरएस प्रणाली जो जन्म, मृत्यु और मृत जन्म स्टिल बर्थ्स का रिकॉर्ड रखती है, शादी तलाक नहीं, ये 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी आरबीडी अधिनियम के तहत अनिवार्य है और 2023 में इसमें संशोधन भी हुआ है, जिससे डिजिटल पंजीकरण और राष्ट्रीय राज्य डेटाबेस बनाना संभव हुआ है। ये आरबीडी एक्ट और संशोधन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
एनएमपी की, इसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है और इसे अब 4 साल पूरे हो गए। जी हाँ, अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। तो इस मौके पर कुछ नई पहलें भी हुई हैं। बिल्कुल। पहले ये समझें कि पीएम गति शक्ति का मूल विचार क्या था। इसका मकसद था कि सभी मंत्रालय और विभाग जैसे रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स वगैरह, इन सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। क्यों? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और उनका अमल बेहतर तरीके से हो सके, बिना तालमेल की कमी के, बिना देरी के। इसमें भूस्थानिक डेटा यानी जियोस्पेशल डेटा का इस्तेमाल होता है। ओके, तो अब 4 साल बाद क्या नया हुआ है? इसके 4 साल पूरे होने पर कुछ नई चीजें शुरू की गई हैं, जैसे पीएम गति शक्ति पब्लिक। अब इस प्लेटफॉर्म का डेटा और विश्लेषण निजी क्षेत्र भी इस्तेमाल कर सकेगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी? हाँ, इसे बिसाग-एन ने विकसित किया है और एनजीडीआर इसे ऑपरेट करेगा। इससे प्राइवेट कंपनियों को अपने निवेश और योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये तो बड़ा कदम है। और एक और है पीएम गतिशक्ति ऑफशोर। ये खास तौर पर समुद्री विकास के एकीकृत नियोजन के लिए है, जैसे ऑफशोर विंड फार्म, समुद्री संसाधन निकालना या तटों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये हमारी ब्लू इकोनॉमी की महत्वाकांक्षा से भी सीधे जुड़ता है। हाँ, ये तो ब्लू इकोनॉमी वाली बात से जुड़ गए। बिल्कुल। इसके अलावा 112 आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। लोकल लेवल पे प्लानिंग के लिए? जी, ताकि स्थानीय स्तर पर डेटा के आधार पर जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए लीप्स 2025 शील्ड शुरू की गई है। लीप्स मतलब लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, उन्नति एंड परफॉर्मेंस शील्ड। ये डीपीआईटी की पहल है और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के अनुरूप है। इसमें ईएसजी यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस और ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर जोर है। ओके, और प्रगति कैसे ट्रैक होगी? उसके लिए एक नया पीएमजीएस एनएमपी डैशबोर्ड बनाया गया है। ये एक व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो मतलब पीएम गति शक्ति अब और विस्तार ले रहा है। इसके 7 इंजन कौन से थे, वो भी याद दिला दीजिए। हाँ, इसके 7 इंजन हैं रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। ये 7 इंजन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ उपलब्धियां भी हैं 4 सालों की? हाँ, बताया गया है कि 600 से ज्यादा परियोजनाओं की योजना इस प्लेटफॉर्म से बनी है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी ने 300 से ज्यादा प्रमुख परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य मास्टर प्लान एसएमपी पोर्टल विकसित कर लिए हैं। तो ये पहल जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। वैश्विक सुर्खियां, ग्लोबल हेडलाइंस। चलिए अब दुनिया की कुछ अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इजराइल गाजा संघर्ष, इसमें हाल ही में कुछ प्रगति हुई है जिसे एक अहम मोड़ या टिपिंग पॉइंट कहा जा रहा है। जी, ये संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था और 2 साल से ज्यादा चला। अब हाल ही में एक शांति समझौते के तहत 48 बंधकों को रिहा किया गया है, जिनमें कुछ जीवित हैं और कुछ मृत। और इजरायली सेना भी पीछे हटकर एक निर्धारित येलो लाइन तक चली गई है। ये समझौता कैसे हुआ? ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति के एक 20 सूत्रीय योजना पर आधारित है, जिसमें युद्ध विराम, सेना की वापसी और बंधकों की रिहाई शामिल है। इसमें मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने की है। इसमें भारत का क्या रुख रहा है? भारत ने हमेशा शांति प्रयासों का स्वागत किया है और बातचीत के जरिए, मतलब बहुपक्षीय कूटनीति से समाधान निकालने पर जोर दिया है। ये ताज़ा घटनाक्रम भारत की जो संतुलित पश्चिम एशिया नीति है उसे मजबूत करता है। मतलब हम इजराइल, फिलिस्तीन और अन्य अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अपनों से खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने पासनी बंदरगाह के विकास और संचालन की पेशकश की है। जी, पासनी बंदरगाह। इसके क्या मायने हो सकते हैं? पासनी बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर जिले में अरब सागर तट पर है। रणनीतिक रूप से इसकी लोकेशन काफी अहम है। क्यों? क्योंकि ये चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 70 मील दूर है और ईरान के चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत विकसित कर रहा है, उससे लगभग 178 मील दूर है। तो ये ग्वादर और चाबहार के पास है। हाँ, कहा जा रहा है कि अमेरिका की नजर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स पर है और पासनी बंदरगाह तक पहुंच इसमें अमेरिका के लिए एक गेटवे का काम कर सकती है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
कि इस क्षेत्र में भू राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और खबर मेडागास्कर से। वहां सरकार विरोधी जेन जेड प्रदर्शनों के कारण सरकार गिर गई है। मेडागास्कर की भौगोलिक स्थिति भी काफी दिलचस्प है ना। बिल्कुल। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। चौथा सबसे बड़ा? पहले तीन कौन से हैं? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात है यहाँ की अनूठी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। यहाँ पाए जाने वाले लगभग 90% पेड़ पौधे और जीव जंतु दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। वो स्थानिक हैं, यानी एंडेमिक। 90%? कमाल है। जी। और एक और रोचक बात है, मेडागास्कर का भारतीय मानसून से कनेक्शन। मानसून से? कैसे? हाँ, जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है, उसकी शुरुआत मेडागास्कर के पास मस्कारेन हाई प्रेशर जोन से उठने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं से होती है। यही हवाएं भूमध्य रेखा पार करके दिशा बदलती हैं, अरब सागर से नमी उठाती हैं और दक्षिण पश्चिमी पवनें बनकर भारत की ओर बढ़ती हैं। अरे वाह! तो वहां की भौगोलिक स्थिति का असर हमारे मानसून पर भी पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कनेक्शन भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो है। निष्कर्ष आउटरो। तो आज हमने कई अहम विषयों पर काफी गहराई से बात की। अर्थशास्त्र के नोबल से हमने समझा कि कैसे नई खोजें, मतलब वो सृजनात्मक विनाश, आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी हैं। हमने भारत की ब्लू इकोनॉमी की विशाल क्षमता और उसकी चुनौतियों को देखा, और पीएम गति शक्ति जैसी पहलें कैसे उसे साकार करने में मदद कर सकती हैं, ये भी समझा। वहीं बाघों की क्रिटिकली डिप्लीटेड स्थिति और कोरल रीफ्स का वो टिपिंग पॉइंट पार करना, ये हमें पर्यावरण के प्रति गंभीर चेतावनी देता है। सही कहा। सीआरएस रिपोर्ट ने हमें भारत के जनसांख्यिकीय बदलावों की एक झलक दी। लिंगानुपात, मृत्यु दर, पंजीकरण, ये सब। और वैश्विक स्तर पर हमने इजराइल गाजा में शांति की एक उम्मीद देखी और मेडागास्कर के घटनाक्रम और उसके भौगोलिक महत्व को समझा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हाँ, मतलब इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ उभरती है कि बदलाव हर जगह हो रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण हो या शासन। सृजनात्मक विनाश अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, टिपिंग पॉइंट हमारे पर्यावरण के लिए चेतावनी है, और डेटा आधारित योजनाएं शासन को। लेकिन इस बदलाव की दिशा क्या होगी, इसकी गति क्या होगी, ये काफी हद तक हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करेगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है, एक प्रोवोकेटिव थॉट जैसा हम कहते हैं, है उसमें निवेश किया है। क्या हम वैसी ही तत्परता, वैसी ही गहराई और वैसा ही निवेश पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक बराबरी लाने वाले जरूरी बदलावों और इनोवेशन के लिए दिखा सकते हैं? खासकर तब जब हम बाघों और कोरल रीफ्स जैसे पारिस्थितिक टिपिंग पॉइंट्स के इतने करीब खड़े हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है कि क्या हम आर्थिक इनोवेशन वाली अर्जेंसी और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर्यावरण और समाज के लिए भी ला सकते हैं? हाँ। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।